नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिटेड जून 2025 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 10 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 10 का जो पहला क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट का अर्थ है। देखिए गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है वो होता है पूर्ण। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए गेस्टाल्ट का अर्थ यहाँ पे पूर्ण होता है। कई बार गेस्टाल्ट को जो है वो समग्र रूप भी दिया जाता है, तो वोल भी इसको कहा जाता है, या पूर्ण होगा या समग्र रूप होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो गेस्टाल्ट शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो अगर गेस्टाल्ट शब्द की बात करें तो ये जर्मन भाषा का शब्द है, और ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। अगर बात करें गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत की, तो गेस्टाल्टवाद के जो सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो कौन है। तो गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है ये मैक्स वर्दीमर साहब के द्वारा दिया गया। तो इस बात को आपने याद रखना है कि किसके द्वारा गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया गया। तो मैक्स वर्दीमर जी के द्वारा गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया। इसके अलावा मैक्स वर्दीमर के साथ इनके सहयोगी जिन्होंने गेस्टाल्टवाद पे काम किया, जिन्होंने गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत पे प्रयोग किया, तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवाद की प्रयोगकर्ता मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है। तो उनका नाम है कोहलर। कोहलर के द्वारा गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है इस पर प्रयोग किए गए थे। इनके साथ कर्ट कोपका भी थे, और वोल्फगैंग कोहलर भी थे, और मैक्स वर्दीमर भी थे। इन तीनों ने गेस्टाल्टवादी, इनको मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। अगर आप भी एचपीटेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। अगर लेना चाहते हैं आप हमसे पेड हैंड रिटन नोट्स, तो आप इस नंबर पे 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे वो पेड हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं जिससे हजारों बच्चे अपने टेट परीक्षाओं को पास कर चुके हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था किसकी, कोहलर की। कोहलर जो है ये प्रयोग करता है गेस्टाल्टवाद के। अच्छा, अगर इनके द्वारा, अगर कोहलर की बात करें तो इनके द्वारा इनसाइड थ्योरी ऑफ कोहलर, मतलब कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या तो इसको सूझ का सिद्धांत बोलते हैं या इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोला जाता है। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी ऑफ कोहलर, इसमें क्या बताया गया है, तो इसको बहुत सारे नाम दिए गए। इसको संपूर्णवाद का सिद्धांत कहा गया है। तो कोहलर का जो सिद्धांत था ये गेस्टाल्टवाद का, इसको बहुत सारे नाम दिए। इनसाइड जो थ्योरी थी इसको संपूर्णवाद का सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत, अव्यवहाय सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत कोहलर साहब ने दिए। चाहे संपूर्णवाद है, समग्रवाद है, अविभाव है, ये सिद्धांत सारे के सारे कोहलर साहब के द्वारा दिए गए। इनके जो गेस्टाल्टवाद का जो सबसे बड़ा उदाहरण है गेस्टाल्टवादी कि जब तक समस्या सामने नहीं होगी तब तक हल नहीं निकलेगा। अब कोहलर क्या करते हैं, मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात पेपर में पूछी गई है कि ये किसकी उदाहरण है कि जब तक समस्या सामने दिखाई नहीं देती तब तक उसका हल बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये गेस्टाल्टवाद का ही उदाहरण है, उसका ही आंसर है। देखिए कोहलर साहब की बात करूं तो कोहलर ने क्या किया, तो इसने प्रयोग किया था एक चिंपैंजी पे, और उस चिंपैंजी का जो नाम था वो क्या था, सुल्तान। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कोहलर के द्वारा प्रयोग किए गए चिंपैंजी का नाम क्या था। तो उस चिंपैंजी का जो नाम था वो सुल्तान था। इस बात को आपने याद रखना है। वो सुल्तान जो था, एक चिंपैंजी, वो एक भूखा जो है वो बंदर था वो, और उसको क्या किया, एक कमरे में बंद कर दिया, और एक कमरे में बंद करके उसने क्या है, ऊपर केले टांग दिए, और नीचे मान लो ये कमरा है, ऊपर उसने केले टांग दिए हैं, ये केले हैं, और नीचे दो उसने बॉक्स रख दिए, और ये यहाँ पे चिंपैंजी है। लेकिन चिंपैंजी इन केलों तक नहीं पहुँच पाएगा, और एक इसने क्या रख दी, छड़ी रख दी। तो छड़ी का प्रयोग भी किया, साथ में जो है वो दो बॉक्स का प्रयोग किया। तो बंदर ने क्या किया, उस चिंपैंजी ने इन बॉक्स के ऊपर बॉक्स लगाया, फिर भी वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, इन केलों तक नहीं पहुँच पाए। उसके बाद उसने इन दो छड़ियों का, ये दो छड़ियाँ अलग अलग थी, एक छड़ियों से इसने कोशिश की, नहीं पहुँच पा रहा था। फिर ये इन छड़ियों के साथ खेलता रहा, और जब इन छड़ियों को इसने दोनों छड़ियों को इकट्ठा मिला लिया तब जाके चिंपैंजी को वो केले मिले, तब जाके उसने वो केले नीचे निकाले। तो ये जो है वो सुल्तान नाम का जो चिंपैंजी था, इस पर प्रयोग किया था कोहलर साहब ने अपनी गेस्टाल्टवाद की थ्योरी पे, अपनी इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग जो कोहलर की है। अच्छा, बात की जाए, कोहलर की एक बुक है जो कि इसने 1959 के आसपास लिखी थी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में इसने अपनी इनसाइड थ्योरी के बारे में बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट तरीके से बताया। अगले क्वेश्चन की बात कर, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पीयूष ग्रंथि डैश ग्रंथि को कहते हैं। देखिए पीयूष ग्रंथि की बात कर रहे हैं। पीयूष ग्रंथि जो है वो, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, इसको मास्टर ग्रंथि तो कहते ही कहते हैं, साथ में इसको एक और नाम दिया जाता है,
पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये है हमारी कौन सी? पीयूष ग्रंथि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ साथ इसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये हमारे मस्तिष्क के जो है वो ठीक नीचे होती है। एक बार इसका भार पेपर में पूछा गया था, तो इसको भार 0.6 ग्राम होता है, इस बात को आपने याद रखना है। और ये कई प्रकार के जो हार्मोन हैं उनको स्रावित करती है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, लीवर होती है, इस बात को आपने याद रखना है। एक बार क्वेश्चन आया था कि सबसे छोटी ग्रंथि मानव शरीर की, तो वो है पीनियल ग्रंथि। अगर पीनियल ग्रंथि की बात करें तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ये हमारे मस्तिष्क के आसपास पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी बोले तो लीवर होती है। दोनों बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, की व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन उससे संबंधित है? तो व्यक्तित्व का जो शील गुण का जो सिद्धांत है, द ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है, वो किसके द्वारा दी गई? तो भैया ये दी गई थी रेमंड कैटल साहब के द्वारा। अच्छा, रेमंड कैटल साहब ने क्या ये अकेले दी? नहीं, रेमंड कैटल साहब के द्वारा इनकी जो है वो सहायता की थी गॉर्डन आल्पोर्ट। तो याद रखना है, गॉर्डन आल्पोर्ट एक मनोवैज्ञानिक है, इनका नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अगर रेमंड कैटल ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो गार्डन आल्पोर्ट का नाम भी सही हो जाएगा। ये नाम आपको याद रखना, आल्पोर्ट। तो गार्डन आल्पोर्ट और रेमंड बी कैटल के द्वारा थ्योरी दी गई थी व्यक्तित्व का शील गुण का सिद्धांत, ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन बहुत डिटेल से मैं हर क्वेश्चन के बारे में पढ़ाता हूँ। देखिए, कैटल का जो ये शील गुण का जो सिद्धांत था, ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी थी, इसको इसने 3 जो पार्ट से उसमें डिवाइड किया। इसने बोला सबसे पहले इसने बोला कार्डिनल ट्रेट्स। कार्डिनल ट्रेट्स बोले तो मुख्य शील गुण। इसमें 3 शील गुण थे। मुख्य शील गुण जिसको बोला कार्डिनल ट्रेट्स, दूसरा बोला केंद्रीय शील गुण सेंट्रल ट्रेट्स, और तीसरा बोला द्वितीयक शील गुण, बोले भैया सेकेंडरी ट्रेट्स। ये तीनों के तीनों शील गुण, तीनों के तीनों व्यक्तित्व के शील गुण जो है वो कैटल साहब ने बताए थे। देखिए, अगर बात करें कैटल की, कैटल एक ब्रिटिश अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। अब इसका जो मुख्य शील गुण था, जिसको इसने अंग्रेजी में बोला कार्डिनल ट्रेट्स, कार्डिनल ट्रेट्स जो थे, इसमें क्या होता है, इसमें जो व्यक्तित्व होता है उसके सबसे महत्वपूर्ण और जो प्रबल शील गुण होते हैं, जो व्यक्ति के जो इंपॉर्टेंट और जो प्रबल शील गुण होते हैं वो इसमें आते हैं, जो कि एक व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। दूसरा जो है वो था केंद्रीय शील गुण। केंद्रीय शील गुण बोले तो सेंट्रल ट्रेट्स की बात करें तो ये व्यक्ति के जो व्यक्तित्व को, जो पर्सनैलिटी होती है व्यक्ति की, उनको परिभाषित करने वाले मुख्य शील गुण होते हैं, मुख्य जो है वो ट्रेट्स होते हैं। तीसरा इसने बोला सेकेंडरी ट्रेट्स बोले तो द्वितीयक शील गुण। तो ये जो है वो व्यक्ति के व्यवहार के जो विशिष्ट पहलू होते हैं उनको दर्शाते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी, ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी कितने प्रकार की इसने बताई? 3 प्रकार की बताई। तीनों मैंने आपको बहुत डिटेल से बता दिया, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट्स। अगर बात की जाए यहाँ पर रेमंड बी कैटल की, इनके द्वारा व्यक्तित्व को पर्सनैलिटी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, ये सीधा क्वेश्चन आता है कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये भी रेमंड बी कैटल ने दिए। कब दिया? तो ये 1949 के आसपास। तो 1949 के आसपास 16 पीएफ जो फैक्टर है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर है, वो किसने दिए? ये भी रेमंड बी कैटल ने दिए। एरिक्सन साहब ने क्या दिया? एरिक्सन साहब की बात करें तो इनके द्वारा साइको सोशल थ्योरी दी गई थी, जिनको 8 भागों में, हिंदी में बोले तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जिनको मैं बता चुका हूँ, 8 अवस्थाओं में इसको बांटा था, 8 स्तरों में। अच्छा, फ्रॉइड के बारे में सभी जानते हैं कि इनके द्वारा मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, साइको एनालिसिस, थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस दी गई थी। कोलबर्ग के द्वारा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इनके द्वारा कोलबर्ग साहब के द्वारा दी गई थी, जिसमें इन्होंने चिंपैंजी नामक, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है कि बिस्ट स्टेज इज नॉन एज ए पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। जी हाँ, किस अवस्था को संवेगों के तूफान और दबाव का काल कहा जाता है? मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, बार बार आपको परीक्षाओं में परेशान कर रहा है। तो
तूफान एवं दबाव की जो अवस्था है वो किस अवस्था को कहा जाता है, तो वो किशोरा अवस्था को कहा जाता है। देखिए, अगर बात करें जो किशोरा अवस्था को, जिसको आप एडोलसेंस कहते हैं, इसको जो है तूफान और दबाव की जो अवस्था है वो किसके द्वारा कहा गया, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसको तूफान एवं दबाव की जो अवस्था है वो जो है वो कहा है स्टेनले हॉल। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो स्टेनले हॉल के द्वारा जो है जो किशोर अवस्था है उसको तूफान एवं दबाव की अवस्था और तनाव की अवस्था जो है वो कहा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्टेनले हॉल की बात करें तो इन्होंने 1904 में एक बुक लिखी थी। 1904 में एक इनकी बुक थी जिसका नाम था एडोलसेंस, किशोर अवस्था। इसी में इन्होंने जो है वो इसके बारे में कहा था कि जो किशोर अवस्था है वो तूफान, दबाव एवं तनाव की अवस्था है, ये इन्होंने यहाँ पर बोला था। अच्छा, स्टेनले हॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं ये जो एडोलसेंस शब्द है ये कहाँ से आया है, तो ये लैटिन भाषा के एक शब्द है। ये क्वेश्चन टेट में बहुत बार आया है। लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है एडोल्सियर। एडोल्सियर से आया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो एडोलसेयर शब्द जो है वो किशोर अवस्था के शब्द एडोलसेंस से आया है, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैटिन भाषा का शब्द है। ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अच्छा, शेष अवस्था, भाई 0 से 2 साल की जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है, शेष अवस्था होती है। और अगर किशोरा अवस्था के बारे में बात करें, थोड़ी बहुत और बात करते हैं, तो किशोरा अवस्था को कभी कभार एक बार आया था पेपर में कि दुख की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, क्योंकि इसमें सुख दुख आते रहते हैं। तो दुख की अवस्था, उलझन की अवस्था पूछ ले, दुख की अवस्था पूछ ले, आपका अमूर्त चिंतन बोले अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जिसमें आप अपने लॉजिक, अपने दिमाग से जो है वो समझ सकते हो। तो कहाँ पे, तो भैया जो आपका अमूर्त चिंतन होता है जिसमें आप लॉजिकली अपने दिमाग से, आपके सामने कोई चीज़ नहीं है, जैसे मैथ का सवाल है, तो ये कहाँ पर, किशोर अवस्था में ही ये आप जो है वो सीखते हैं, अमूर्त चिंतन की अवस्था। और अगर बात करें इसके अलावा, मतलब कि किशोर अवस्था को अकील पैट्रिक साहब ने क्या बोला, जीवन का सबसे कठिन काल। तो जीवन का सबसे कठिन काल किल पैट्रिक साहब ने किसको बोला, किशोर अवस्था को बोला था। और तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे आपको याद रखने, ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पर बाल्य अवस्था दिया है। बाल्य अवस्था एक होता है पूर्व बाल्य अवस्था जो कि 2 से 6 वर्ष होती है, और दूसरी होती है उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था की बात करें, मिडिल चाइल्डहुड जो कि 6 से 11 साल तक होती है, जिसको प्रारंभिक स्कूल की अवस्था कहा जाता है, जिसमें बच्चा, इसको गैंग एज कहा जाता है। इसमें बच्चा समूह में खेलते हैं, खिलौनों के साथ जो बच्चा खेलता है वो तो किस में खेलता है, पूर्व बाल्य अवस्था में खेलता है। तो वो टॉय एज वो वाली होती है, लेकिन ये कोई दूसरी होती है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक अंडा कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, ईच एग सेल हैज क्रोमोजोम्स। देखिए जो है वो कौन से होते हैं, एक्स होते हैं। देखो, महिला और पुरुष दोनों में एक्स जो है वो क्रोमोजोम पाए जाते हैं। अब गुणसूत्रों की बात करें तो टोटल गुणसूत्र के जो पेयर्स होते हैं वो 23 जोड़े होते हैं, और एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं। तो टोटल गुणसूत्र की अगर बात करें तो 23 दूनी 46 गुणसूत्र, 46 ही आपके मेल में होते हैं और 46 ही फीमेल में होते हैं। मतलब कि 46 महिला में और 46 ही गुणसूत्र पुरुष में होता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया। अगर आपको ये भी नहीं आया तो फिर दिक्कत हो सकता है। अच्छा, 22 जोड़े क्या होते हैं, 23वां जोड़ा जो है वो क्या होता है, और 22 जोड़े क्या होते हैं। तो 22 जोड़े जो होते हैं दोनों में, उसको कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं, ऑटोसोम। ऑटोसोम 22 जोड़े को तो ऑटोसोम कहा जाता है, लेकिन जो भाई 23वां जोड़ा होता है उसको जो कहा जाता है वो लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है। अच्छा, पुरुष में कौन कौन से क्रोमोजोम्स होते हैं, तो अगर पुरुष की बात करें, मेल की बात करें तो मेल में होते हैं XY, और अगर हमारी फीमेल की बात करें, महिला की बात करें, तो महिला में जो है वो XX होते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब महिला और पुरुष का XX क्रोमोजोम आपस में मिलते हैं तो जन्म किसका होता है, बेटी का जन्म होता है, लड़की का जन्म होता है। और जब महिला का तो हमेशा X ही मिलेगा, लेकिन पुरुष में XY पाया जाता है। तो पुरुष का जब Y मिलता है और महिला का जब X मिलता है तो जन्म किसका होता है, लड़के का होता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई, ये वो चीज़ें हैं जो परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछी जाएगी।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोग्रेसिव मैट्रिसेक्स परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने विकसित किया था। तो प्रोग्रेसिव जो मैट्रिसेक्स परीक्षण है ये जो है वो रेवन के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया था। और कहाँ पर इन्होंने विकसित किया था, तो यूनाइटेड किंगडम बोले ब्रिटेन में जो है इसको विकसित किया था 1936-37 के आसपास की ये बात है जब इन्होंने प्रोग्रेसिव मैट्रिसेक्स परीक्षण को विकसित किया था। यह एक प्रकार का जो है वो गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण है, मतलब कि नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट है। तो ये भी क्वेश्चन आया है कि ये किस प्रकार का परीक्षण है। आरपीएम इसको कहते हैं। आरपीएम बोले तो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेक्स परीक्षण आप इसको बोल सकते हैं, या रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेक्स परीक्षण। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार का नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट है। इस बात को आपने याद रखना, गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण है। देखिए अगर इसकी बात करें तो ये जो है वो सामान्य जो बुद्धिमत्ता होती है, मतलब कि जो सामान्य बुद्धिमत्ता और अमूर्त तर्क को मापने के लिए जो उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है, सामान्य बुद्धिमत्ता और अमूर्त तर्क को मापने के लिए किस इंटेलिजेंस का, किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेक्स परीक्षण का उपयोग किया जाता है, जो कि रेवन साहब के द्वारा दिया गया था। ये तो रेवन ने दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। आज की जितना भी सेशन हमारे साइकोलॉजी के आने वाले हैं, जैसे कि हमारी 20 वीडियो की साइकोलॉजी की बात हुई है, बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके बीच आने वाली है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आप इन क्वेश्चन को देखते रहे, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। अच्छा, किंडरगार्टन विधि की बात हो रही है। हु प्रपाउंडेड द किंडरगार्टन मेथड। तो ये फ्रेडरिक फ्रोबल के द्वारा दिया गया था। और पहला किंडरगार्टन जो जर्मनी के ब्लैकनबर्ग में खोला गया था, वो भी किसने खोला था, फ्रेडरिक फ्रोबल साहब ने खोला था। अच्छा, कब खोला था, तो ये भी इसमें भी तथ्य वाली बात है। तो इसमें अगर कहे तो कुछ लोग कुछ किताबों में 1837 दिया है, कुछ किताबों में 1840 दिया है। तो आप बिल्कुल सही बताइए कि ये जो पहला किंडरगार्टन फ्रेडरिक फ्रोबल ने जर्मनी के ब्लैकनबर्ग, क्या कौन सी जगह, ब्लैकनबर्ग में खोला, वो कब खोला। अच्छा, ऑप्शन में गार्डनर दिया है। भाई इनके बारे में पढ़ा के हम थक गए हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, एक बार फिर बता रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी, तो याद रखना थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि बुद्धि का जो सिद्धांत है, बहुविध बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था गार्डनर साहब ने। अच्छा, वॉटसन साहब ने क्या दिया था, तो वॉटसन साहब के द्वारा जो है वो क्या दिया गया था, तो इनके द्वारा फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद का सिद्धांत इनको कहा जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गलती नहीं करेंगे, अगर गलती करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, तो गलती करने की आवश्यकता नहीं है। गॉर्डनर आलपोर्ट साहब के बारे में थोड़ी देर पहले व्यक्तित्व के शील गुण का सिद्धांत इन्होंने जो है वो दिया था। तो ये इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को डैश का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो है मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज आल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ नीड्स। तो इस क्योंकि आपको पता है कि हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो दी थी, किसने दी थी, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। अब्राहम मैस्लो का अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है, पहले तो आपको यही पता चल गया कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, कि मैस्लो की जो थ्योरी है वो मोटिवेशनल थ्योरी है। लेकिन भैया इसने इसमें आवश्यकताओं के बारे में बताया, इसने एक चार्ट इसमें बताया था जिसमें इसने 5 भागों में अपने चार्ट को बांटा। सबसे पहले इसने बोला भैया फिजिकल नीड्स बोले तो शारीरिक नीड्स, दूसरी बोला इसने सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा, तीसरा बोला इसने सोशल नीड, मतलब कि समाज और रिश्ते बताया, और पांचवा इसने चौथा बताया एस्टीम नीड्स, ESTEM एस्टीम नीड्स, और पांचवी अंतिम नीड इसकी बहुत बार पूछी जाती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, PS²ES। तो PS²ES का मतलब है फिजिकल नीड्स, सेफ्टी, दूसरा है सेफ्टी, S² का मतलब है, और एक S और आता है तो S² का मतलब सेफ्टी और सोशल नीड्स, और फिर आता है एस्टीम नीड्स इसकी चौथी अवस्था है, और पांचवी, हाँ, तो यहाँ पर जो इसकी जो पांचवी जो नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बहुत बार ये पूछी गई है, स्व प्रत्यक्षीकरण, और आत्मसम्मान एस्टीम जिसको कहते हैं, और सामाजिक सोशल नीड्स ये इसकी तीसरी है, और सेफ्टी जो इसकी है वो दूसरी है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो गलती नहीं करेंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। मैस्लो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्याजे विस्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट बोले तो अमूर्त एवं तार्किक चिंतन, मतलब कि आपको मैंने ये बहुत बार बता दिया है कि प्याजे की वो अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त तरीके से सीखता है। अमूर्त बोले तो मतलब कि जिसमें उसके आगे चीज़ें रखी जाती है और वो चीज़ें
उसके आगे मतलब कि जैसे मैथ का कोई सवाल है, उसके आगे वो चीज़ें नहीं रखी गई है, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों को देख के जो है वो बता सकता है। तो ये अमूर्त थिंकिंग होती है। मूर्त होती है कि चीज़ें सामने हैं और वो देख के बता रहा है कि ये चीज़ ऐसी हो सकती है। और अमूर्त जिसमें बच्चा आप खुद से दिमाग लगा के पढ़ता है, तो भैया वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें तार्किक लॉजिकल थिंकिंग बहुत बार पूछा गया, लॉजिकल थिंकिंग की स्टेज कौन सी है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी, उसमें इसने अपनी जो थ्योरी थी इसको 4 अवस्था में बताया। पहली अवस्था थी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि इसने 0 से 2 वर्ष बताई, जिसमें बच्चा छोटा होता है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक बोले तो 2 से 7 वर्ष तक बताई। फिर तीसरी बताई थी इसने कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, बोले कि 7 से जो 11 साल है वो थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथी थी इसकी फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसमें इसने 11 से ऊपर के बारे में, कि 11 से जो ऊपर की जो एज होगी जिसमें बच्चा, इसमें मूर्त चिंतन, तभी इसको मूर्त संक्रियात्मक बोला है, जिसमें बच्चा चिंतन करके जो है वो सीखता है, चिंतन करने की अवस्था। लेकिन भैया जो फॉर्मल ऑपरेशनल है इसमें बच्चा अमूर्त तरीके से सीखता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाने वाली है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाटिया बैटरी में कितनी उप परीक्षाएं होती है। देखिए, बात भाटिया बैटरी की हो रही है, तो भाटिया बैटरी में जो है वो 5 उप परीक्षाएं होती है। और याद रखना है, ये 5 उप परीक्षाएं जो भाटिया बैटरी में होती है, इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ भाटिया परीक्षण के बारे में। तो भाटिया परीक्षण जो है वो CM भाटिया जी के द्वारा किया गया था। CM भाटिया ने कब इस भाटिया परीक्षण को डेवलप्ड किया, विकसित किया? तो ये इसको 1955 में विकसित किया गया था। 1955 में इसको डेवलप्ड किया जाता है। यह एक प्रदर्शन पर आधारित एक इंटेलिजेंस टेस्ट है, एक बुद्धि परीक्षण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। अच्छा, यह बुद्धि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है और याद रखना है। और इसमें 5 जो है वो उप परीक्षण होते हैं, चाहे उसमें वो डिजाइन परीक्षण है, को का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है, अलेक्जेंडर पास का अलोंग परीक्षण है, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण है, तत्काल स्मृति परीक्षण है और चित्र है। तो ये आपको याद रखना जरूरी नहीं है। आज का कुछ अंतिम प्रश्न की बुद्धि परीक्षण का पेपर पेंसिल परीक्षा किसने बनाया? तो हु प्रपाउंडेड द पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो पेपर पेंसिल परीक्षा जो बुद्धि की बनाई थी, वो बनाई थी अल्फ्रेड बिने साहब के द्वारा। अल्फ्रेड बिने साहब ने बनाई। अच्छा, इनकी सहायता और किसने की? तो इनके साथी थे भाई थियोडर साइमन, बहुत हेल्प की इन्होंने इनकी। थियोडर साइमन ने अल्फ्रेड बिने की बहुत सहायता की। इनके द्वारा ही पहला बुद्धि परीक्षण, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट भी दिया गया। तो इनके द्वारा ही पहला पेपर पेंसिल परीक्षण भी दिया गया था 1905 के आसपास इन्होंने, और 1904-05 के आसपास ही इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण भी किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड बिने की बात करें तो यह एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, इस बात को आपने याद रखना है। तो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बिने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, अगर हम बुद्धि लब्धि की भी बात करें तो बुद्धि लब्धि के बारे में बताया था सबसे पहले 1912 में किसने? विलियम स्टर्न ने बताया था बुद्धि लब्धि के बारे में। और अगर खाली बुद्धि की बात करें तो बुद्धि के बारे में बताया था फ्रांसिस गाल्टन साहब ने। और अगर बात करें IQ का फॉर्मूला की, बुद्धि लब्धि के फॉर्मूले की, तो ये है IQ बटे मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल, IQ इज इक्वल टू MA बराबर MA बटे में क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज गुना में 100। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखें, इस बार पेपर में देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।